हेलो फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपका हमारे आयरन मैन यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर है कि वो बहुत अच्छे डिप्लोमेट और एक परसुएसिव थे और उन्हीं के कारण आज हमारा इंडिया इतना यूनाइटेड है, वो अनडिवाइडेड नहीं है। तो इस पर करके ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर में आप लिखोगे कि कैसे क्या रोल था सरदार पटेल का टू अचीव इंटीग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट। साथ में आप बताओगे जूनागढ़ का, हैदराबाद का और कश्मीर का इशू कैसे उन्होंने उसको डील किया। तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्होंने आयरन की तरह स्ट्रांगली खड़े होकर हमारे देश को यूनाइटेड किया। उन्होंने ऑलमोस्ट 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया। ठीक है, वो जो पूरा ड्रीम था यूनाइटेड इंडिया का उसको ट्रू किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। ठीक है, और उस समय वो थे हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ओके, और दूसरा कि वो अगर नहीं होते तो शायद हमारा जो पूरा इंडिया है वो अलग अलग बहुत सारे देशों में विभाजित हो चुका होता। उनके कारण हमारा एक स्मूथ इंटीग्रेशन हुआ। स्मूथ मतलब कि बिना मार काट के, बिना लड़ाई के, एक स्मूथली, एक स्ट्रेटेजिकली उन्होंने हमारे देश को यूनाइटेड किया। फिर तीसरा कि कोई ब्लड सेट नहीं हुआ, कोई रिवेलियन नहीं हुआ और एक स्मूथनेस के साथ पूरा देश यूनाइटेड हुआ। जितने प्रिंसली स्टेट्स थे इतने सारे, सब ने सॉवरेनिटी मानी इंडिया की और हम एज ए यूनाइटेड एज ए नेशन ग्रो किए। ठीक है, चौथा कि वो प्रिंसेस को भी, मतलब कि जो प्रिंसेस अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में थे उनके उनके मन को भी टच कर पाए, उनके अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना ला पाए कि अल्टीमेटली वी आर वन नेशन। ठीक है, पांचवा कि वो एक बहुत बड़ा रोल था वल्लभ भाई पटेल का कि वो इन जो अलग अलग राज्य थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको समझा पाए कि यार देखो, अगर तुम नहीं आओगे हमारे साथ, ठीक है, इंडिया में नहीं यूनाइटेड होगे तो तुम खुद में मैनेज नहीं कर पाओगे। देयर वुड बी एनार्की, देयर वुड बी डिसऑर्डर। तो इससे अच्छा है कि आप इंडिया में सम्मिलित हो जाओ। ठीक है, ठीक है। साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट पर्स, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये अपने जो धन दौलत, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर थे और चाहते थे कि उसको मेंटेन हो। ठीक है, वो मेंटेन हो, तो इसीलिए वल्लभ भाई पटेल ने उनको प्राइवेट पर्स का दिया ऑफर। साथ में कि वो परसुएसन और प्रेशर दोनों को अच्छे से उन्होंने यूज़ किया। आठवां कि अगर आप जूनागढ़ का केस देखो, फिर कश्मीर का इशू देखो, मणिपुर का देखो या हैदराबाद का देखो, तो ये सारे मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विद विजडम। ठीक है, लेकिन ये जो थे, ये 5 इन्होंने पब्लिकली अनाउंस देयर डिज़ायर टू क्लेम एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। मतलब कि ये जो था, ये एक तरह से थ्रेट था कि ये स्टेट्स इंडिपेंडेंट होना चाहता है, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने इसको बहुत अच्छे से डील किया। had a strong will and his decisiveness, taking tough decision and his undivided loyalty towards महात्मा गांधी, जिस तरह से उनका रोल था वो हाईलाइट होता है इससे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें तो उनका पास देखो डिप्लोमेटिक परसुएसन का भी पावर था और साथ में वो दिल जीतना भी जानते थे। वो अगर ज़रूरत पड़ता था तो फोर्स या आर्म ट्विस्टिंग का भी यूज़ कर लेते थे। तो इसलिए ये क्लियर है कि उनके बिना हमारे लिए, हम इंटीग्रेटेड तो होते लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती या रिवॉल्ट होता। तो ये एक डिफरेंस है सरदार वल्लभ भाई पटेल के होने का। ठीक है, तो इसलिए उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो वीपी मेनन और वीपी मेनन के साथ वो काम किए जो कि उस समय के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। ठीक है, वैल्यू एडिशन देखें तो जो अमूल का भी कहीं ना कहीं हम ट्रेस कर सकते हैं वल्लभ भाई पटेल तक, पहला। दूसरा कि जो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है, जो कोऑपरेटिव का जो पूरा जो तरीका है, उसको वैल्यू एडिशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, उसको पॉपुलराइज किया। ठीक है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में कम्युनलिज्म बढ़े। ठीक है, चौथा कि वो बहुत बड़े ड्राइविंग फोर्स थे बिहाइंड लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948। लास्टली वो चाइना का जो थ्रेट था उसको समझ रहे थे। ठीक है,
और वो इसको हाईलाइट भी उन्होंने किया कि चाइना एक इमिनेंट, वो जिस तरह से तिब्बत की तरफ वो आंख उस समय लगाए हुआ था। उसके बाद अगर जूनागढ़ का देखें हम, तो जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया कि ये एक सौराष्ट्र का स्टेट था, ठीक है, मतलब बेसिकली आपका जो ये एरिया यहाँ पे था जिसका कोई लिंक नहीं था पाकिस्तान का, लेकिन तब भी वहाँ का जो नवाब है वो बोला कि हम पाकिस्तान में ज्वाइन करेंगे। जूनागढ़ एक बीच का स्टेट है, मतलब कि इसके चारों तरफ आपका इंडियन टेरिटरी थी, तब भी उसने कह दिया कि हम पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। मतलब ही गॉट ग्रीडी, ठीक है, ये जो हमारे नवाब थे ये ग्रीडी हो गए और इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, जबकि कोई तुक नहीं था, ना इनका बॉर्डर पाकिस्तान से कनेक्टेड था और ना वैसा पॉपुलेशन था कि मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन हो कि यू नो दे वांटेड टू गो टू पाकिस्तान, ऐसा भी नहीं था। यहाँ पे सारे लोग मोस्टली हिंदू थे, ठीक है, और इसके कारण वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया नवाब के अगेंस्ट, और फिर प्लेबिसाइड के थ्रू जूनागढ़ ने डिसाइड किया कि हम इंडिया ज्वाइन करेंगे। उसी तरह अगर जम्मू कश्मीर का देखो तो उस समय हरी सिंह थे वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे हरी सिंह थे और यहाँ पे था कि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम थी, लेकिन इसलिए पाकिस्तान सोचता था कि ये तो उन्हें ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो हरी सिंह थे वो दोनों में अभी नहीं शामिल होना चाहते थे, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। वो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के थ्रू अलग रहना चाहते थे दोनों देश से, ठीक है। पाकिस्तान ने जो ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है उसको तो साइन कर लिया, लेकिन इंडिया ने नहीं किया। पाकिस्तान इस बीच में उसका पेशेंस ख़त्म हो गया, ठीक है, और उसने इस एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया, ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। तो फिर हरी सिंह के पास ऑप्शन नहीं बचा, उन्होंने इंडिया को असिस्ट किया 24 अक्टूबर को कि इंडिया उसे हेल्प करे। तब माउंट बैटन उस समय जो हमारे वाइसरॉय थे ब्रिटिश के, उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अनुसार इंडिया तभी ट्रूप भेज सकता है जब वो फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दे। तो अल्टीमेटली फिर 26 अक्टूबर को जो महाराजा हरी सिंह थे उन्होंने साइन किया। फिर 27 अक्टूबर को हमारे 100 प्लेन्स ने एयरलिफ्ट किया मैन ऑफ वेपन टू श्रीनगर, और इस तरह से फिर पाकिस्तान को हम लोगों ने बाहर किया जो कश्मीर है उससे। लेकिन जो मेन वैली रीजन है वो तो खाली हो गया, लेकिन जो टेरिटरी ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है वो आपका पीओके बन गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। नेक्स्ट है हैदराबाद का। हैदराबाद में जो निज़ाम रूल कर रहे थे, ठीक है, वो एक तरह से एक बहुत बड़े एरिया था हैदराबाद, और बहुत ये एक प्रिंसली स्टेट्स था, और निज़ाम जो थे वो बहुत ब्रूटल थे, वो टायरेनिकल थे, ठीक है। वो चाहते थे मुस्लिम डोमिनेशन, ना कि इंटीग्रेशन विद इंडिया। वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, और इसलिए उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया। लेकिन इसी बीच वहाँ के जो लोग थे वो रिवॉल्ट कर गए, ठीक है, स्पेशली जो तेलंगाना के पेजेंट्स थे वो उन्होंने आर्म्स ले लिया निज़ाम के अगेंस्ट। तब निज़ाम ने बहुत क्रूरता के साथ उनके अगेंस्ट फोर्स यूज़ किया, ठीक है, और ये फोर्स लोगों को डराने धमकाने, मर्डर, लूट, रेप, स्पेशली जो नॉन मुस्लिम थे उसके अगेंस्ट इस फोर्स को यूज़ किया निज़ाम ने। तब इंडिया के पास ऑप्शन नहीं बचा, और उसने फिर जो आपका हैदराबाद है वहाँ पे अंडर ऑपरेशन पोलो इन सितंबर 1948 फोर्स भेजा और हैदराबाद को एनेक्स कर लिया। उसी तरह अगर आप मणिपुर का केस देखो तो मणिपुर में इंडियन गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो मणिपुर आपका यहाँ पे होगा तो मणिपुर को इंडिया टोटली ऑटोनॉमी देना चाहता था। महाराजा जो थे वहाँ के मणिपुर के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया विद द इंडियन गवर्नमेंट, ताकि और साथ में इंडिया ने इस एश्योर किया महाराजा को कि इंटरनल ऑटोनॉमी दिया जाएगा मणिपुर को। लेकिन जो महाराजा ने पब्लिक प्रेशर और पब्लिक व्यू के कारण वहाँ इलेक्शन करा लिया, ठीक है,
in June 1948 and thus became a constitutional monarchy. Manipur was the first part of India to hold election based on यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि हमारा मणिपुर बहुत आगे था उस इस नज़रिए से आप देखो तो हमारा मणिपुर बहुत आगे था। उसने पहला इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबसे पहले वहीं कराया, इंडिया से भी पहले, ठीक है। The government of India succeeded in pressurizing the Maharaja into signing merger agreement in September 1949 without consulting the प्रॉपर इलेक्टेड लेसन, मतलब कि वहाँ पे एक असेंबली इलेक्ट हो गई, एक सीएम बन गया, लेकिन उसको बिना कंसल्ट किए महाराजा ने जो इंस्ट्रूमेंट मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया। इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों में गुस्सा फूट गया और उसी का असर है कि एक तरह का गुस्सा अभी भी लोगों के बीच में है जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने मणिपुर का पूरा देख लिया। तो हमने वल्लभ भाई पटेल का रोल एज अ होल समझ लिया, इंडिविजुअली और एज अ होल भी, ठीक है। तो दैट्स फॉर इट, थैंक यू।